राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित राजहंस सिंह सर हैं हमारे साथ और परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि देश में नहीं विदेशों में भी अपना पहचान बिहार का नाम रोशन किया है। शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाले व्यक्ति हैं। लगातार जो है गरीब बच्चों को या किसी भी वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने में पीछे नहीं हटते और ज़रूरत पड़े तो दिन रात मेहनत कर बच्चों को पढ़ाकर आगे भी बढ़ाते हैं। आज उनसे हम खास बातचीत करेंगे, कई मुद्दों पे सवाल भी होगा, कैसे यहाँ तक पहुँचे और कितनी मेहनत लगी होगी, जब बच्चों को पढ़ाने में कितनी मेहनत और जब सफलता मिलती होगी तो कितनी खुशी होती होगी। आज हमारे साथ है राजहंस सर सिंह, उनसे हम बात करेंगे। सर, एसडी न्यूज़ के खास कार्यक्रम। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार सर, राष्ट्रीय पुरस्कार तो मिला ही, लेकिन विदेशों में भी, और क्या कहेंगे सर? संजय जी, ये हमारे लिए, हमारे देश प्रदेश सारे के लिए गर्व की बात है। तो ऑब्वियसली बीइंग ए ह्यूमन बीइंग खुद को बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो शुरू से बोलता हूँ कि आप एक मेहनत करते हो, आप एक विज़न अपने माइंड में लेकर के आप एक कर्तव्य पथ पे निरंतर अग्रसर रहते हो, और जब आपके इन प्रयासों की सराहना होती है तो किसे अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छा फील होता है कि प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज समाज में रिकॉग्नाइजेशन, आपके प्रयासों को सराहा जा रहा है, उन्हें रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है। और मुझे सबसे अच्छी बात इससे ये लगती है कि जो भी हमारे यूथ हैं या हमारे प्रदेश के ऐसे नौजवान हैं जो इस वर्ग में काम करना चाहते हैं, वो प्रेरित होते हैं इन सब चीज़ों से। उन्हें भी लगता है, उन्हें एक दिशा मिलती है कि मैं किस तरह प्रेरित हूँ, किस तरह से इस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करूँ, अपने समाज का भी उत्थान करूँ। देश में तो आपने पुरस्कार मिला ही, लेकिन विदेश में भी मिला। किस तरह की पुरस्कार है और इस पुरस्कार से लोगों का कितना मनोबल बढ़ा है? वर्ष 2022 हमारे लिए और हमारी संस्था के लिए काफ़ी that was the most beautiful and most precious year for our organization। और उसका मेन रीज़न ये था कि हमें बिहार में पहली बार शिक्षा में राष्ट्रीय पुरस्कार दी गई थी हमारी संस्था को। मुंबई में ब्रीच कैंडी में ये हुआ था, फंक्शन किया था, और हमारी संस्था को शिक्षा के लिए बहुत सारे, इनफैक्ट 3 कैटेगरी में हमारी संस्था को शिक्षा पे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। तो हमारे लिए बड़ा मेमोरेबल मोमेंट था। तो ये सफ़र अभी निरंतर कंटिन्यू है। इस साल हमें अमेरिका की मैरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मान्यता दी गई, और ये हमारे लिए, हमारी संस्था के लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि अगेन द सेम थिंग, डॉक्टरेट में मानक जो उपाधि है वो पूरे बिहार में मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के द्वारा शिक्षा में पहली बार हमें दी गई है, हमारी संस्था को दी गई, मुझे, मेरी पत्नी को दी गई। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और अच्छा लगता है। जैसा कि मैंने कहा, किसी नहीं अच्छा लगता है कि आपके प्रयासों की सराहना की जाए, और जब सराहना की जाती है तो अच्छा लगता है। एक सवाल ऐसा है हमारा जो आपने कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन मुझे पता चला कि आप कई बच्चों को जो है शिक्षा में गोद लेकर रखा है। ये क्या है और मतलब कहाँ से ये चीज़ें आपके अंदर आई? जैसा कि आपने सही कहा, मैंने हमारी शुरू से ये थॉट प्रोसेस था कि ये ऐसी सारी चीज़ों को नहीं, मेरा अपना पर्सनल था कि मैं शो नहीं करना चाहता था या नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे यहाँ अभी पिछले कुछ दिनों में हमने ये ट्रेंड देखा है। इनफैक्ट मैं उसे बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता हूँ। मेरे हिसाब से जो भी आपका दान हो, चाहे वो शिक्षा दान हो, चाहे किसी भी तरह की दान हो, वो दान हमारे परंपराओं में भी माना गया है कि वो गुप्त रखना चाहिए, गुप्त दान होना चाहिए। हमारे यहाँ एक केला देते हैं लोग और 6 लोग उस पर हाथ लगाते हैं, किसी जो भी आदमी। तो मैं इसे अच्छा नहीं मानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने इस दान का दिखावा कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारी जो शुरू से जो हमारा कोर विज़न रहा है वो शिक्षा हमेशा रहा है। तो हमारे लिए हमारा प्रदेश शिक्षित हो, इससे बड़ी तमन्ना कुछ नहीं हो सकती थी। इसी तमन्ना को लेकर के 2015 में मैं और मेरी पत्नी यहाँ बिहार में साउथ अफ्रीका से वापस आकर शिक्षण का हमने ये स्टार्ट किया था, अपना कारवां स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे 2-3 सालों में हमें ये रियलाइज़ हुआ कि
शिक्षा की पहुंच समाज के अंतिम पायदान तक नहीं है यहाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा का कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुका था और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, स्लम्स के बच्चे थे, गरीब बस्तियों के बच्चे थे जो पढ़ना चाहते थे और उनमें वो काबिलियत भी थी, लेकिन माता पिता किन्हीं कारणों से या सक्षम न होने के कारण उनको वो शिक्षा मुहैया नहीं करवा पा रहे थे। फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों नहीं बस्तियों गोद ली जाए। एक छोटी सी बस्ती से हमने तब स्टार्ट की थी ये सफ़र, और जैसे जैसे वो सक्षमता आती गई खुद में, बहुत सारे चीज़ों की तरफ से आप समझते हैं, फिर हमारी एक कोर टीम तैयार हुई, हमारे लोग तैयार हुए, लेकिन आज तक हमने इन सब सारे चीज़ों के लिए कभी किसी से एक भी रुपये का डोनेशन नहीं लिया। हमने शुरू से जितनी हमारी काबिलियत है, जितना हमारा चादर है, उतना पाँव फैला कर, लेकिन आज बहुत खुशी मिलती है कि कम से कम 1000 से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित कर, उनका शिक्षा का सारा खर्च उठाकर, और अभी वो सारे लोग अच्छे हैं। मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा उनके बारे में, वो मेरा अपना ये चीज़, वो लोग कौन है, क्योंकि मैं उनका जो स्वाभिमान है उसको हमेशा बने हुए रहने देना चाहता हूँ। लेकिन मुझे और हमारी संस्था को बड़ी संतुष्टि मिलती है कि हमने आज ये काम किया और धीरे धीरे जागरूकता भी फैल रही है। और मैं शुरू से समाज के जो भी सक्षम लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज फिर से कर रहा हूँ, कि जो लोग भी सक्षम लोग हैं वो आगे आए। शिक्षादान महादान। मैं नहीं कहता हूँ कि आप बस्ती को गोद लो, लेकिन आपके घर में आपकी जो हाउस हेल्प हों, आपके आस पड़ोसों के बच्चे हों, तो एक आदमी व्यक्ति के शिक्षा का खर्च हर एक व्यक्ति को उठाना चाहिए। आज हमारे बिहार की शिक्षा की जो रेशियो है, जो हमारा लिटरेसी रेट है, वो काफ़ी नीचे है, सब जानते हैं। तो यदि आज लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकली 30 या 33% हमारा लिटरेसी रेट है या 35% लिटरेसी रेट है, जो प्रैक्टिकल फिगर्स है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट फिगर्स, राइट। तो यदि मैं जो ये सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक आदमी किसी एक बच्चे की भी शिक्षा का यदि भार उठा ले, आप उसको शिक्षित करें। मैं बार बोल रहा हूँ, भार उठाने का मतलब नहीं कि आप उसके केवल स्कूल का फ़ी दे रहे हैं। भार उठाने का मतलब ये होता है कि यदि मैं फ़ी नहीं दे सकता हूँ तो मैं कम से कम 1 घंटा वक्त देकर उसे पढ़ा दूंगा। इसको भी भार उठाना कहते हैं। शिक्षा दान यही होती है। शिक्षा का दान फीस दान नहीं होता है। शिक्षा का दान होता है नहीं, आपके अंदर जो शिक्षा है आपने उसको दान किया। तो एक का भी यदि भार एक व्यक्ति उठा ले, आप देखना 5 सालों में संजय जी, बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो 75% क्रॉस कर जाएगी, मेरी गारंटी है। क्योंकि हम लोग रूट लेवल पे काम करते हैं, हम लोग को एजेंसीज नहीं है जो ये पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो वी अंडरस्टैंड कैसे ये सिस्टम या स्ट्रक्चर काम करता है। पूरा एजुकेशनल स्ट्रक्चर इस स्टेट का बदल जाएगा यदि हर एक व्यक्ति एक को शिक्षित करने का भार अपने ऊपर ले ले। तो कितनी खुशी मिलती है जब आपके बच्चे जब इंस्टीट्यूट से निकलते हैं, उस वक्त अगर कई लोग ऐसे भी होते होंगे जो गरीब तबके के आते होंगे और फीस देने में सक्षम नहीं होते होंगे, उस वक्त कहते होंगे सर मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, पैसा नहीं है। तो उस वक्त कैसा लगता होगा? और जब हेल्प करने के बाद या क्लास में किसी तरह की कष्ट हो जाए या किसी तरह के सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम हो तो उनको कैसे टिप्स देते हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी तो ये है कि थोड़ा हमें रियल प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज़ करने में पहले थोड़ी दिक्कत होती थी। हमारे बिहार में क्या होता है कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें जेन्युइन दिक्कत है, कितने ऐसे लोग भी होते हैं जो दिक्कत होने का बहाना ढूंढते, वो दिखाते हैं कि हमें दिक्कत, लेकिन जेन्युइन नहीं होती है। तो ये दिक्कत होती थी पहले। उसके बाद इस प्रॉब्लम को मैंने आइडेंटिफाई किया, जेन्युइनिटी लोगों की आइडेंटिफाई की। उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद हमने अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने सारे दरवाज़ों को उन लोगों के लिए खोला। यानी जो लोग सक्षम हैं वो लोग अपने शिक्षा को जो एफर्ट कर सकते हैं, मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, मैं उसकी फ़ीस देता हूँ, मैं एफर्ट कर सकता हूँ, राइट। मैंने तो ऐसे ही सारे सक्षम लोग से आपने एक रेवेन्यू जनरेट किया। उस रेवेन्यू को जो लोग सक्षम नहीं है इसको एफर्ट करने के लिए, वो डोर सेम इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए ओपन किया। हमारे सारे स्कूल्स में इवनिंग क्लासेस हम रन करते हैं हर एक उन बच्चों के लिए जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, आपको एफर्ट करने में, वो फ़ी देने में। तो उनके लिए इवनिंग क्लासेस है हमारे पास, और ये क्लासेस सेम टीचर्स भी लेती हैं। ये नहीं कि उनके टीचर्स अलग हैं, इनके टीचर अलग है। वो टीचर्स वो अगेन अपना श्रम दान करती हैं। ऑब्वियसली उन सब क्लासेस के लिए हमारी जो टीचर्स है वो भी चार्ज नहीं करती हैं। उन्होंने अपना श्रम दान किया, वो 1 घंटे या 2 घंटे वो क्लास लेती हैं। और फाइनली जो भी बच्चों को दिक्कत होती है, उनका जो एग्ज़ाम्स होने वाला होता है, उनके जो भी गोल्स होते हैं, उन पे उनके फैमिली को काउंसिल कर करके, कितने बार ऐसे होते हैं कि फैमिली की भी कंप्लाइंसेस होती हैं कि भाई यदि परिवार में खाने वाले 5 लोग हैं, कमाने वाले 2 लोग हैं, तो एक बिटिया है या बेटा है वो भी हेल्प हो जाएगा, जिसको हम चाइल्ड लेबर बोलते हैं। तो सरकार इस समाज में हमने चाइल्ड लेबर,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और चाइल्ड मैरिज, इसके लिए कंटिन्यूअस पिछले 10 सालों से हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम जारी है, जिसके लिए आज बहुत गर्व से मैं कहता हूं कि बिहार सरकार का जितने भी अवार्ड्स हैं सामाजिक जागरूकता के, वो सारे अवार्ड्स हमारी संस्था देव फाउंडेशन के पास है। क्योंकि हम लोग दोनों काम करते हैं, एक तरफ बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और उनके परिवार या उनका जो सामाजिक परिकृष्ट है उसमें जो भी कुरीति में वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, हाँ, लेकिन जो भी ये थॉट है उसको बदलने का भी एट द सेम टाइम हम लोग कोशिश करते हैं। ये हमारी रहती है। हमने अपनी ज़िंदगी से सवाल तो पढ़ाई से हो गई, शिक्षा से हो गई, लेकिन अब रियल लाइफ की ज़िंदगी जीने के लिए गुनगुनाना ज़रूरी है या म्यूज़िक का होना बहुत बड़ा अहम रोल है? आपने ऑफ द कैमरा हमसे जब बातचीत हो रही थी उस वक्त आपने कहा कितना जब काम का वर्डन होता है उस वक्त किसका सहारा होता है? हाँ जी, जैसा कि मैंने कहा वर्क प्रेशर थोड़ा हाई होता है, ट्रैवलिंग भी काम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो एक वैसे भी अभी थोड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ में हम लोग जीते हैं, सबका अपना ये होता है। मैंने संगीत को अपना वो साधन बनाया है जिसके कारण मैं अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर पाता हूँ। इनफैक्ट मैं तो सबको सजेस्ट करता हूँ ये चीज़ कि भाई संगीत को अपने जीवन में ज़रूर इंट्रोड्यूस करें। किसी भी जैसा भी संगीत आपको पसंद हो उस संगीत को आप इंट्रोड्यूस करें, एंड ट्रस्ट मी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट beautiful and best stress buster that is possible and available in your surroundings। संगीत आपके जीवन में सरलता लाती है, सुंदरता तो संगीत की होते ही है, मधुरता लाती है, शांति लाती है। और अब इनफैक्ट आपने बड़ा अच्छा चीज़ पूछा, इसमें हमने अभी रिसेंटली अपने सारे संस्थान में, अपने स्कूल्स में म्यूजिकल थेरेपी की क्लासेस स्टार्ट की है, क्योंकि बच्चे काफ़ी कम एज से आजकल बड़े स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। हम लोग भी कहीं पेरेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कभी उन्हें एग्ज़ाम का प्रेशर या बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर। तो चूँकि हमारे भी PhD में हमारा रिसर्च पेपर जो सब्जेक्ट था वो एजुकेशन ही था, तो एजुकेशन की बहुत सारी कुछ नए नए पद्धतियों के ऊपर हमने काम करना स्टार्ट किया। फिर हमने ये रियलाइज़ किया कि संगीत कैन बी ए वेरी गुड एक मीडियम हो सकता है बच्चों को स्ट्रेस भी करने का। तो हमने फिर इंट्रोड्यूस किया और आज हमारे सारे संस्थान में 3 days a week एक घंटे का 45 मिनट्स का एक सेशन, म्यूजिकल थेरेपी सेशन हम लोग इसे बोलते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको इनवाइट करूंगा, आप कभी उस सेशन में जाइए। हमारे बच्चे उस सेशन से बड़े रिलैक्स, फ्री और वेरी जुबिलियंट होकर के निकलते हैं। तो संगीत इज़ ए गुड मीडियम। तो देखिए, साफ तौर से हमने आपको मिलवाया खास मेहमान से आज, और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अपना परचम तो ज़रूर लड़ाया, लोगों की शिक्षा देकर आज बल्कि देश में नहीं विदेशों में भी परचम लहरा दिया है, और इन्हें जो USA में सम्मानित भी किया गया है। आज हमने इनसे खास बातचीत की, कई इनके ज़िंदगी से भी सवाल पूछे हमने, और कई जो शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना है इसको लेकर भी टिप्स। आगे भी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे सहयोगी कैमरामैन दिवाकर के साथ बने रहें देश डी न्यूज़ के लिए और देखते रहें देश डी।